चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट के फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन देखें ना। हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी के बारे में, और उसका रिवीजन हम लोग देखें कि इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स हैं। अच्छा, एग्जाम वाइज भी अगर बता दे तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से 14 मार्क का आता है। टोटल 14 मार्क के जो है वो क्वेश्चंस रहते हैं, जिनमें से सेक्शन ए एमसीक्यू में 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ज्यादातर रहता है। सेक्शन बी में आपका एक क्वेश्चन रहता है 1 मार्क के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 25। सेक्शन सी में 2 मार्क का भी एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 35 पे, ठीक है। और सेक्शन डी में 3 मार्क के 3 क्वेश्चंस रहते हैं आपके, 46, 47 और 48 क्वेश्चन नंबर, ज्यादातर ये क्वेश्चंस रहते हैं आपके। तो टोटल 14 मार्क का क्वेश्चंस रहता है कि जिनके अंदर अगर पहले हम लोग थियरी वाइज समझे जो एमसीक्यूज में आते हैं, तो थियरी वाइज ज्यादातर डेफिनेशंस और सब फॉर्मूलाज आती हैं, डेफिनेशंस आते हैं, एंड जो भी चैप्टर की फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज ही ज्यादातर ये एमसीक्यू और 1 मार्क में पूछी जाती है। डेफिनेशंस में भी बेसिक डेफिनेशंस हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, सैंपल स्पेस है, इवेंट और उसके टाइप्स मैं यहाँ पे समझा भी रहा हूँ कि सब इवेंट और उसके टाइप कौन कौन से हैं, इन सब की डेफिनेशंस ऑलमोस्ट 1 मार्क में आती है। और बाकी सब जो फॉर्मूलाज हैं वो सब फॉर्मूलाज रहते हैं, है कि नहीं। तो 1 मार्क में ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। थियरी वाइज में सिर्फ डेफिनेशन, सब पूरे चैप्टर में जो जो डेफिनेशंस हैं वो सब डेफिनेशन याद करना। मैंने जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स रखे हैं उस नोट्स में भी देख लो आप लोग कि उसमें सब डेफिनेशंस दी गई हैं, ठीक है ना। तो वो डेफिनेशन अच्छी तरह से याद कर लेना। और दूसरे फिर जो है वो आपके चैप्टर में 5 एक्सरसाइज हैं, 5 एक्सरसाइज है ना आपके चैप्टर में। मेन जो एक्सरसाइज 1.1 है वो एक्सरसाइज 1.1 सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड है, उसमें मेन प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो एमसीक्यू बेस्ड है, या एमसीक्यू या 1 मार्क में वो एक्सरसाइज 1.1 आएगी, उसके सम्स नहीं आएंगे। एक्सरसाइज 1.2 से जो है वो आपके क्वेश्चन शुरू होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सेक्शन सी में, डी में, वो उसमें से आएंगे। एक्सरसाइज 1.2 में से जो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में समझेंगे हम लोग अभी, बराबर। एक्सरसाइज 1.3 आपका लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इसमें मैथमेटिकल डेफिनेशन मतलब कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ सैंपल स्पेस, सिर्फ इवेंट फाइंड करने के लिए कहते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहते हैं। फिर 1.3 जो आपकी एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक के अंदर, उसके अंदर ये एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का रूल आता है उसमें, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन और जो दूसरी फॉर्मूलाज हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। आपकी 1.4 वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स और उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहती है। और 1.5 आखिरी वो स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन आती है जो इन सब का मिक्सचर है आखिरी 1.5 में। तो सबके बारे में बेसिक बेसिक समझेंगे। सबसे पहले कुछ डेफिनेशन जो इवेंट्स बेसिक बनते हैं जो आपके एक्सरसाइज 1.1 में है उसके रिलेटेड पहले थोड़ा सा रिवीजन देख लें। तो जो डेफिनेशंस आती हैं, जैसे कि भाई एक हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, तो सिंपल वर्ड्स में ये कहलाता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कि जिस एक्सपेरिमेंट मतलब जो भी एक्टिविटी करते वक्त उसका फाइनल आउटकम्स हमें पता ना हो, उसे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट तो वही हुआ ना कि जिसके फाइनल आउटकम्स हमें पता नहीं है, बरोबर, कि जिसके फाइनल आउटकम्स के बारे में हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो उसे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। भाई जैसे अगर जो है वो एक डाइस चलाया, सबसे सिंपल ये कहता है ना कि एक डाइस चलाना वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि डाइस अगर चला रहे हैं तो उसमें पता थोड़ी है कौन सा आउटकम आएगा। हाँ, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई उस डाइस में 1 to 6 तक के नंबर्स आएंगे, बराबर ना, 1 to 6 के बीच में नंबर आएंगे अगर एक डाइस चला रहे हैं तो, लेकिन कौन सा नंबर आएगा वो पता थोड़ी है, इसलिए तो उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि भाई जिसका फाइनल आउटकम्स डिसाइड नहीं है, क्या आएगा वो पता नहीं है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन हाँ, एक अंदाजा जो आता है उसमें कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आ सकता है, कि भाई जैसे अगर एक डाइस चला है तो उसमें 1 to 6 तक के ही नंबर आएंगे, 6 से ऊपर 7, 8, 9, 10 पॉसिबल ही नहीं है, बरोबर ना। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आएगा तो 1 to 6 में ही ना, कौन सा आएगा पता नहीं, पर आएगा तो उसी के ही बीच में ना। तो जो ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसे उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब वो एक्टिविटी करना, और उस एक्टिविटी के जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो सब उसका सैंपल स्पेस कहलाता है, बरोबर। सैंपल स्पेस, जैसे सैंपल स्पेस को हम लोग सिंबल में ऐसे यू कहते हैं, ऊपर डैश के साथ छोटा सा डैश आता है ना, यू सिंबल में कहते हैं वो सैंपल स्पेस। भाई अगर एक डाइस चला रहे हैं
तो डाइस चलाते वक्त हमारा सैंपल स्पेस मतलब कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स वो आते हैं 1 to 6 तक, इसी के बीच में आते हैं ना, बरोबर ना। अगर जो है वो दो डाइस चला रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाता है, तो सैंपल स्पेस दोनों का मल्टीप्लाई, सैंपल स्पेस यहाँ टोटल आउटकम ढूंढने के लिए हमेशा इवेंट्स के सैंपल स्पेस का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। मतलब कि अगर एक डाइस चलाते वक्त जो है वो 6 आउटकम रहते हैं तो दो डाइस चलाते वक्त 36 आउटकम्स हो जाते हैं, 6 into 6। आपको ध्यान भी है वो कि 36 आउटकम लिखता है ना, जब दो डाइस अगर चला रहे हैं तो वो 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे लिखते हैं कि नहीं 36। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त टोटल आउटकम्स कितने मिल रहे हैं उसका अगर एक सेट बनाया जाए, सेट मतलब ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर लिखा जाए तो वो हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है, कोई भी हो, ये तो मैंने एक डाइस का लिखा, कुछ भी, कि अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन टॉस करते वक्त उसमें दो सैंपल स्पेस में दो मेंबर रहते हैं, ये हर एक नंबर वो उसका मेंबर कहलाता है। ठीक है ना, तो अगर एक कॉइन जो है वो टॉस करते हैं तो उसमें सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम दो मेंबर का रहता है, या तो हेड या तो टेल आएगा। लेकिन अगर दो कॉइन टॉस करते हैं तो दो कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं तो उसमें सैंपल स्पेस चार मेंबर का हो जाता है, मतलब के अंदर जो है वो चार पॉइंट्स आ जाते हैं, है कि नहीं। कि अगर दो कॉइन चला रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या बन जाता है कि या तो दोनों हेड हो सकते हैं या तो दोनों टेल हो सकते हैं, या फर्स्ट हेड और सेकंड टेल, या फर्स्ट टेल और सेकंड हेड, ऐसे फोर हो जाएंगे ना। एक कॉइन में टू है तो टू कॉइन्स में टू इंटू टू फोर हो जाएगा, बराबर। सो इन शॉर्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स कितने हैं वो उसका सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा सैंपल स्पेस में से फिर इवेंट बनता है। इवेंट हम किसे कहते हैं कि जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका जो सैंपल स्पेस मिला, सैंपल स्पेस ये कि जो भी टोटल आउटकम्स मिले, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, अगर उन्हीं में से ही किसी और के लिए जो है कोई और एक्टिविटी के लिए अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो वो उसका इवेंट कहलाता है। जो मेन एक्सपेरिमेंट है उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर अगर हम लोग और कुछ फाइंड कर रहे हैं तो वो उसका इवेंट कहलाता है। सिंपल चलो अगर कहें कि भाई अगर एक डाइस चला रहे हैं, डाइस चला रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट है, समझना। डाइस चला रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट है जिसका सैंपल स्पेस ये बन जाता है कि 1 to 6 उसमें पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है ना, एक डाइस चलाना एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अब अगर ऐसा कहा जाए कि जब डाइस चला रहे हैं तो उसमें से इवन नंबर कितने होंगे वो बताओ, तो ये डाइस चलाना एक्सपेरिमेंट है, फिर उसके अंदर अगर कोई और एक्टिविटी फाइंड कर रहे हैं तो वो उसका इवेंट हो जाता है। डाइस चलाना एक्सपेरिमेंट है कि भाई डाइस चला रहे हैं 1 to 6 नंबर्स हैं, लेकिन अब पूछे कि 1 to 6 में इवन नंबर कितने हैं, भाई इवन नंबर 2 4 और 6 है। तो उस एक्सपेरिमेंट पर से अगर कोई एक्टिविटी और उसके रिलेटेड कुछ फाइंड किया जाता है, उसके आउटकम्स फाइंड किए जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इवेंट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। और इसी इवेंट की हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, जो चैप्टर में प्रोबेबिलिटी है और सब प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं ना, वो इवेंट की ही ढूंढते हैं हम लोग। अरे ना बात समझ में। तो ये इवेंट एक्सपेरिमेंट पर से कोई एक्टिविटी की जाए और उसके आउटकम ढूंढे जाए तो वो इवेंट्स होते हैं, बरोबर। अच्छा अब इवेंट के काफी सारे टाइप्स आते हैं, वो समझना। इवेंट के अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे एक आता है इम्पॉसिबल इवेंट। भाई इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहते हैं, ऐसा इवेंट कि जिसका कोई मेंबर ना हो, मतलब जिस सेट में, जिस इवेंट में जीरो आंसर आता हो, कुछ भी आंसर नहीं आता हो, नल सेट हो। नल सेट मतलब खाली, उसमें कोई मेंबर नहीं है, तो उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अब चलो यही एग्जांपल हम लोग लिखें कि भाई अगर एक डाइस चला रहे हैं तो डाइस चलाते वक्त नंबर 8 आता हो ऐसा इवेंट ढूंढो। नंबर 8 आता हो ऐसा, अब डाइस चलाते वक्त नंबर 8 आएगा ही नहीं, पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, वो आएगा ही नहीं नंबर 8, तो इसी वजह से वो उसका क्या कहलाता है, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। ठीक है ना, कि डाइस चलाते वक्त नंबर 8 आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उसका अगर सेट बनाओगे, जैसे कोई भी इवेंट होता है ना, इवेंट को हम लोग नाम भी देते हैं, सैंपल स्पेस को जैसे नाम देते हैं, इवेंट को नाम देते हैं, ए बी सी डी, ऐसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं। अब सपोज जो एक इवेंट ढूंढा है कि भाई डाइस चलाते वक्त नंबर 8 उसमें आता हो, तो नंबर 8 आता ही नहीं है, वो इवेंट ही नहीं है। तो ऐसा इवेंट अगर हम सेट में लिखें भी तो वो खाली है, नल सेट है, बरोबर है। नल सेट, या तो ऐसे फाई का सिंबल देते हैं, ये हो जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, कि जिसका कोई आंसर नहीं। हम पता है बेसिकली प्रोबेबिलिटी में इम्पॉसिबल इवेंट के लिए वो भी काउंट करते हैं कि जैसे अगर एक इवेंट हो कि सन राइज इन वेस्ट या सन राइज इन नॉर्थ,
पॉसिबल है? नहीं, द सन राइज इन ईस्ट वहीं पे ही है, वही फिक्स है। वो इम्पॉसिबल इवेंट है कि द सन राइज इन वेस्ट, पॉसिबल ही नहीं है उसमें। आ रही बात समझ में? सो ये इम्पॉसिबल इवेंट जिसका कोई आउटकम न मिलता हो। फिर आता है सर्टेन इवेंट। अब सर्टेन इवेंट जैसे नाम है, सर्टेन इवेंट वो कहलाता है कि जिसमें आउटकम फिक्स हो, फिक्स आउटकम हो और एक ही आउटकम हो फिक्स, तो उसे हम लोग सर्टेन इवेंट है कि भाई जिसका और कोई ऑप्शन ही नहीं। जिस इवेंट के आउटकम्स का और कोई ऑप्शन ही ना हो, एक ही फिक्स उसका आंसर हो, तो उसे हम लोग सर्टेन इवेंट कहते हैं। जैसे द सन राइजेज इन ईस्ट, तो द सन राइजेज इन ईस्ट वो फिक्स है कि वो ईस्ट से ही राइज होगा, और कोई ऑप्शन है उसका नहीं है, तो वो क्या कहते हैं? सर्टेन इवेंट। बराबर ना? कि स्टूडेंट विल पास इन 12th बोर्ड एग्जाम, हाँ सर्टेन इवेंट है, पास होंगे ही होंगे हर स्टूडेंट, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें। बराबर ना? सब स्टूडेंट पास होने वाले हैं, तो उसे हम लोग सर्टेन इवेंट कहते हैं। बराबर? हाँ भाई बिल्कुल। तो सर्टेन इवेंट वो कहलाता है कि जिस इवेंट का और कोई ऑप्शन ना हो, फिक्स जो इवेंट होता हो, उसे हम लोग सर्टेन इवेंट कहते हैं। ठीक है? अब जैसे इसमें क्या है कि भाई प्राइम नंबर, जैसे भाई अगर डाइस चलाया है, तो डाइस चलाते वक्त प्राइम नंबर लेस देन 3, तो प्राइम नंबर लेस देन 3, 3 से छोटा प्राइम नंबर, तो 3 से छोटा प्राइम नंबर एक ही है 2, और कोई इवेंट है और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। 1 तो न्यूट्रल नंबर कहलाता है, वो तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। बराबर? तो जैसे अगर इवेंट को कहे कि भाई अगर ये इवेंट कहा जाए कि प्राइम नंबर लेस देन 3, तो 3 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा हुआ? तो सिर्फ 2 है, एक ही आंसर है और कोई उसका ऑप्शन ही नहीं है, 2 फिक्स आंसर है, तो उसे हम लोग कहते हैं सर्टेन इवेंट। समझ रहे ना बात को? फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं? कि अगर हमने कोई इवेंट फाइंड किया है, उस इवेंट के आउटकम्स के अलावा के जो भी आउटकम्स हो सैंपल स्पेस में, तो उसे हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। समझना फिर से कि जो भी हम इवेंट फाइंड कर रहे हैं, उस इवेंट के आउटकम्स के अलावा के आउटकम्स सैंपल स्पेस में से फाइंड करने हो, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज वही अगर डाइस चला रहे हैं 1 to 6 तक के आउटकम्स होते हैं, इसमें अगर आपको इवेंट कहे कि इवेंट ए के उसमें पूछा जाए कि डाइस चलाते वक्त इवन नंबर आते हो उसका आउटकम बताओ, तो इवन नंबर आते हो, तो डाइस चलाते वक्त इवन नंबर कौन कौन से हो जाते हैं? 2 4 6, ये इवन नंबर होते हो ना? ठीक है ना? ये है। अब कहे कि जो इवेंट ए है इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ढूंढो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब उसको ए डैश कहते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सिंबल होता है ए डैश। तो ए डैश मतलब ये कहलाता है कि जो इस इवेंट में आउटकम्स मिले हैं ना, इसके अलावा के जो जो आउटकम सैंपल स्पेस में हो, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। इसके अलावा के जो भी आउटकम सैंपल स्पेस में ही, सैंपल स्पेस के बाहर नहीं। मतलब अगर हमने इस इवेंट में लिया है 2 4 6, तो इसके अलावा के कौन कौन से नंबर हैं सैंपल स्पेस में? इसके अलावा है 1 3 5, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाता है। ठीक है ना? जो भी आउटकम्स हो उसके अलावा के आउटकम्स, तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। बराबर? कि अगर इसमें कहे, ये जैसे एक कॉइन को 2 बार चलाया हुआ है, और उसमें आपको अगर कहे कि भाई ऐसा इवेंट ढूंढो कि जिसमें हेड ही फर्स्ट आता हो, हेड ही फर्स्ट आता हो ऐसा इवेंट ढूंढो, तो इसमें हेड फर्स्ट में आता हो ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं? देखो ये दोनों हैं कि ये हेड फर्स्ट आ रहा है, ये भी हेड फर्स्ट आ रहा है। उसे सपोज अगर हम लोग इवेंट बी लिखें, इवेंट को कोई भी नाम दो, कि सपोज इवेंट बी लिख रहे हैं कि जिसमें हेड ही फर्स्ट आ रहा है, ये दोनों इवेंट है। बराबर? और अब कहे कि अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब इसका अपोजिट इवेंट, कि इसके अलावा कौन कौन से बाकी हुए सैंपल स्पेस में, इसके अलावा के जो है वो कौन कौन से आउटकम सैंपल स्पेस में है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। अब जैसे बी है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट्री बी डैश कहते हैं हम लोग, कि इनके अलावा, तो इसके अलावा कौन कौन से हैं? तो इसके अलावा ये दोनों बचे हैं कि ये टेल एंड टेल हेड। बरोबर ना? तो इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं, ये समझना। उसके बाद इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑन इवेंट,
इंटरसेक्शन एंड यूनियन, ये दोनों खास समझना, आपके इसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सब में आते हैं, हर एक्सरसाइज में इंटरसेक्शन एंड यूनियन आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है, बराबर। तो इंटरसेक्शन एंड यूनियन हम लोग कैसे कहते हैं, तो सपोज अगर कोई दो इवेंट हो साथ में, कोई दो इवेंट अगर साथ में हो, कि जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें कि इवेंट ए लिखते हैं, वही चलो अगर डाइस चलाया हुआ है, अब इवेंट ए में लिखते हैं द नंबर लेस देन 5, ठीक है ना, इवेंट ए में लिख रहे हैं नंबर लेस देन 5, तो 5 से छोटा नंबर कौन कौन से हैं, तो 5 से छोटे नंबर हुए 1 2 3 4, ये इवेंट ए हुआ। और सपोज अगर इवेंट बी कहते हैं, उसमें अगर कहे कि ओड नंबर बताओ, ऑड नंबर सब उसमें बताओ, वो इवेंट बी में कहें, तो इवेंट बी में ऑड नंबर कहें तो वो आ जाते हैं 1 3 5, ये ऑड नंबर हुए ना, बराबर ना, इसी में से ही अगर डाइस चला रहे हैं उसके रिगार्डिंग ही। अब कहे कि ये जो दो अलग अलग इवेंट हैं, इस इवेंट का इंटरसेक्शन ढूंढो और यूनियन ढूंढो, तो इन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे उल्टा यू कहते हैं, और इंटरसेक्शन मतलब क्या कहता है कि जो दो इवेंट है, इन दोनों इवेंट में जो जो मेंबर कॉमन हो, जो जो कॉमन एलिमेंट आते हो, उसे उसका इंटरसेक्शन कहते हैं, बराबर। इंटरसेक्शन क्या कहते हैं, जिसमें दोनों में कॉमन रहता हो। अब कॉमन रहना मतलब कि ये 1 2 3 4 और 1 3 5, इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो 1 और 3 कॉमन है, बराबर ना, तो ये इंटरसेक्शन हुआ। कोई भी दो में से कॉमन निकालना वो इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है, समझना। और यूनियन किसे कहते हैं, ये तो इंटरसेक्शन ढूंढा, आपका यूनियन फाइंड करो, तो यूनियन मतलब उसको सिंबल ऐसे देते हैं, ए यूनियन बी, यू का सिंबल कहा जाता है, ए यूनियन बी। यूनियन क्या कहलाता है कि जब कोई दो इवेंट हो और इन दोनों इवेंट को यूनियन करके लिखा जाए, उसके सब एलिमेंट सब मेंबर एक ही सेट में लिख दें, तो उसे यूनियन कहते हैं। दोनों इवेंट को सब साथ में लिख दें तो वो यूनियन कहलाता है। अरे बात समझ में, लेकिन साथ में लिखते वक्त एक बात ध्यान में रखते हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कि जैसे अगर इसको और इसको ए और बी को साथ में लिख दिया एक ही सेट में, लेकिन अगर 1 1 2 2 बार आ रहा है तो उसे दो बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं, ठीक है ना, कि जब इवेंट को, दोनों इवेंट को कंबाइन करके लिखा जाता है वो उसका यूनियन कहलाता है, ए यूनियन बी। तो अब सपोज यूनियन में अगर लिखना है तो भाई इन दोनों को सब साथ में लिख दें, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और अब इसमें 1 और 3 आ गया, तो 1 और 3 नहीं लिखते, सिर्फ 5, भाई इन दोनों को अगर साथ में लिख दिया तो 1 2 3 4 5, ये यूनियन हो गया इसका, बराबर। इंटरसेक्शन एंड यूनियन ये दोनों ध्यान में रखना, कि इंटरसेक्शन इवेंट मतलब कहलाता है कि दोनों में से कॉमन इवेंट लिखना, दोनों में से कॉमन, बराबर। और यूनियन मतलब कहलाता है कि दोनों को कंबाइन करके लिख देना। अरे बात समझ में, तो ये ध्यान में रखना, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ इवेंट। अच्छा, डिफरेंस ऑफ इवेंट किसे कहते हैं, कि भाई डिफरेंस ऑफ इवेंट सिंबल वाइज आता है उसे, कि ए डिफरेंस बी, ऐसे माइनस का सिंबल रहता है एक तरह से डैश का, ए डिफरेंस बी या तो बी डिफरेंस ए, बराबर ना, ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए, ये डिफरेंस ऑफ इवेंट कहते हैं। अभी तो हम खाली ये इवेंट्स देख रहे हैं, फिर जब मैथमेटिकल डेफिनेशन आएगी फिर इन सभी इवेंट्स का हम लोग प्रोबेबिलिटी भी ढूंढते हैं, इन सभी का ही प्रोबेबिलिटी भी फाइंड किया जाता है, बराबर। तो चलो पहले समझें कि डिफरेंस ऑफ इवेंट किसे कहते हैं। सपोज ए डिफरेंस बी, यही दो इवेंट ले रहे हैं, सपोज ए में 1 2 3 4 है, बी में 1 3 5 है, तो ए डिफरेंस बी का मतलब ये होता है कि पहला ए दिया हुआ है ना, तो ए के सब नंबर लिखने हैं, लेकिन जो नंबर बी में आते हो उसका डिफरेंस मतलब उसको माइनस करके, उसके अलावा, बराबर। फिर से बोल रहा हूं कि ए डिफरेंस बी का मतलब कि ए के सब नंबर लिखने हैं, लेकिन जो नंबर उसमें बी में आते हो कॉमन हो उसको हटा के, बराबर, जो भी कॉमन हो उसे हटा के लिखते हैं, तो उसे कहते हैं ए डिफरेंस बी। बात समझ में आ रही है, कि ए इवेंट लिखते हैं, इवेंट ए लिखा जाता है पूरा, लेकिन जो भी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन हो उसे माइनस करके, उसे हटा के, उसे ए डिफरेंस बी कहते हैं। मतलब कि अगर ए डिफरेंस बी में हम ए के सब नंबर लिखें, ए के सब नंबर है 1 2 3 4, लेकिन अगर 1 और 3 इसमें आ रहा है तो वो 1 और 3 को डिफरेंस करके बाकी के नंबर लिखते हैं, तो बाकी के नंबर मतलब कौन कौन से हो जाएंगे, 2 और 4, ये ए डिफरेंस बी का आंसर। वही अगर बी डिफरेंस ए में कहे ना,
कि बी डिफरेंस ए, तो बी डिफरेंस ए मतलब पहले अगर बी दिया हुआ है तो बी के सब नंबर लिखने हैं, लेकिन जो नंबर ए में आते हो उसके अलावा के नंबर उसे माइनस करके। बी डिफरेंस ए में बी के सब नंबर लिखने हैं, लेकिन जो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन हो उसे हटा के, बराबर ना, उसका डिफरेंस करके। मतलब कि अगर पहले b है तो b के सब नंबर लिखें 1 3 5, लेकिन उसमें 1 और 3 अगर इसमें आ रहा है तो उसे हटा के बाकी का नंबर लिखते हैं 5। इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ इवेंट। समझ आ रही है बात कि डिफरेंस ऑफ इवेंट किसे कहते हैं? पक्का ना? फिर दूसरा आता है, वो आता है एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, या दूसरा कहते हैं एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, पहले सेपरेटली समझे दोनों को। एक्सक्लूसिव इवेंट उसे कहते हैं कि जब कोई दो इवेंट हो और उन दोनों इवेंट में से कुछ भी कॉमन न निकलता हो, दोनों इवेंट में कुछ भी अगर जो है वो कॉमन नहीं निकलता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है ना, ये एक्सक्लूसिव इवेंट। सपोज मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि अगर सपोज जो है वो हम ऐसे लिखते हैं कि इवेंट ए है, इवेंट ए, यही अगर सैंपल स्पेस वही है 1 to 6, कि अगर एक डाइस चलाया हुआ है, टोटल 6 आउटकम्स हैं, तो सपोज इवेंट ए लेते हैं कि नंबर लेस देन 3। ठीक है, अब समझते हैं कि नंबर लेस देन 3, ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूं कि नंबर लेस देन 3, 3 से छोटे नंबर कौन कौन से हुए? 1 और 2, बराबर ना। और सपोज इवेंट बी ले रहे हैं, अगर वो बी इवेंट में लिखते हैं कि इवन नंबर मोर देन 3, इवन नंबर मोर देन 3, 3 से बड़े इवन नंबर्स। तो 3 से बड़े इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 4 और 6। ऐसे मैंने दो इवेंट लिए। अब इन दोनों इवेंट का अगर हम इंटरसेक्शन ढूंढें, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो कुछ कॉमन आ रहा है? इंटरसेक्शन अभी बताया ना कि दोनों इवेंट में से कॉमन निकालते हैं। तो अगर इंटरसेक्शन ढूंढो, यहां कुछ कॉमन में आ रहा है? कुछ भी नहीं ना। तो जिस इवेंट में कुछ कॉमन न निकलता हो, तो ऐसे दोनों इवेंट को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बराबर, कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं, ए इंटरसेक्शन बी वो नल सेट रहता हो या एम्प्टी सेट रहता हो, जो भी उसे सिंबल का हो, नल सेट या एम्प्टी सेट, फाई का सिंबल कहते हैं, बराबर, PHI, फाई का सिंबल। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर खाली रहता हो, दोनों में से कुछ भी कॉमन ना आता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, बराबर। और एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट किसे कहते हैं? कि सपोज अगर हम लोग कोई ऐसा इवेंट लेते हैं, वैसे ही कि अगर इवेंट ए ले रहे हैं, इवेंट ए लेते हैं हम लोग, कि सपोज इवेंट ए में हम लोग वो कहें कि भाई नंबर लेस देन 3, सपोज अगर वही ले रहे हैं कि नंबर लेस देन 3, 1 to 6 में से, तो 6 में से नंबर लेस देन 3 वो कौन कौन सा आ जाएगा? कि 1 and 2, बराबर ना, 3 से छोटे नंबर 1 and 2 ये आ जाएगा उसमें, बराबर। और सपोज इवेंट बी ले रहे हैं कि नंबर 2 and मोर, कि 2 and मोर, 2 और उससे ज्यादा के नंबर ले रहे हैं, अगर दो और उससे बड़े नंबर अगर ले रहे हैं इवेंट बी में, तो इवेंट बी में 2 और उससे ज्यादा नंबर ले तो 2 3 4 5 6 ये सब हो जाएंगे, वो इवेंट बी हुआ। समझ आ रही है बात? ये इवेंट ए और बी। अच्छा, अब अगर इन दोनों इवेंट का यूनियन करें, यूनियन, यूनियन मतलब दोनों को कंबाइन लिखें, तो दोनों का यूनियन करें तो क्या हो जाएगा? कि अगर इन दोनों इवेंट का यूनियन कर रहे हैं ना, तो यूनियन करते वक्त सबके सब नंबर 6 के 6 ही नंबर आ जाएंगे, पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। दोनों को यूनियन करो तो 1 2 3 4 5 6 सभी नंबर आ जाएंगे ना। मतलब दोनों का अगर यूनियन करें तो पूरा सैंपल स्पेस ही क्रिएट हो रहा है, पूरा सैंपल स्पेस ही क्रिएट होता हो, तो ऐसे दो इवेंट को हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, बराबर। एग्जॉस्टिव इवेंट उसे कहते हैं कि जब कोई दो इवेंट का यूनियन करो तो पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाता हो, पूरा सैंपल स्पेस, सब नंबर उसमें आ जाते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ध्यान में रखना बेटा कि एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब दोनों में से कॉमन निकालो तो कॉमन कुछ भी ना आता हो, उसे एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। और एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं कि जब दो नंबर जो है वो अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं, सॉरी उसका यूनियन कर रहे हैं, तो यूनियन में पूरा सैंपल स्पेस आ जाता हो, उसे एग्जॉस्टिव कहते हैं, बराबर। और ये एक आता है एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव मतलब ऐसे दो सेट जिसमें दोनों क्वालिटी है, वो एक्सक्लूसिव भी है मतलब दोनों में से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, और एग्जॉस्टिव भी है,
वो एग्जिस्टिव भी है, मतलब कि दोनों को कंबाइन करने से पूरा सैंपल स्पेस भी बन रहा है, तो उसे एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव इवेंट कहते हैं। सपोज अगर हम ऐसे दो इवेंट लेते हैं कि इवेंट ए है, वो इवेंट ए में अगर हम लोग लेते हैं इवन नंबर लेते हैं, तो इवन नंबर सपोज उसमें है 2 4 6, और बी में अगर हम लोग जो है वो ऑड नंबर लेते हैं, तो ऑड नंबर आते हैं 1 3 5, यही 1 to 6 में से ही इवन नंबर एंड ऑड नंबर अगर दे रहे हैं, तो मतलब इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालें, इंटरसेक्शन निकालें ए इंटरसेक्शन बी, तो वो नल सेट है, खाली है, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं। और अगर इन दोनों का यूनियन करते हैं, तो यूनियन करते वक्त तो पूरा ही सैंपल स्पेस तैयार हो जाता है। दोनों को यूनियन करो तो सब 6 के 6 नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 सभी नंबर आ जाएंगे। तो इसलिए ये दोनों इवेंट मिलाकर अगर सैंपल स्पेस बनते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा एग्जिस्टिव इवेंट। मतलब ये जो इवेंट है ना वो एक्सक्लूसिव भी है, दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, और ये एग्जिस्टिव भी है, बराबर। तो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव इवेंट कहते हैं। ध्यान देना बेटा, ये जो इवेंट है वो एक्सक्लूसिव है, लेकिन ये एग्जिस्टिव नहीं है। ये एक्सक्लूसिव है कि दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, पर ये एग्जिस्टिव नहीं है कि दोनों को साथ में लिखो तो पूरे 6 के 6 नंबर आ जाते हो, है ऐसा नहीं है, बराबर ना। ये दोनों एग्जिस्टिव हैं पर एक्सक्लूसिव नहीं है। ये दोनों एग्जिस्टिव हैं, 1 to 6 सब नंबर आ जाते हैं, पर एक्सक्लूसिव नहीं है कि दोनों में से कुछ कॉमन ना आता हो, दोनों में 2 नंबर कॉमन है। मतलब ये एग्जिस्टिव है पर एक्सक्लूसिव नहीं है, जबकि ये इवेंट वो एक्सक्लूसिव भी है और एग्जिस्टिव भी है। क्या एक्सक्लूसिव दोनों में से कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा है, और एग्जिस्टिव सबको मिलाकर पूरा सैंपल स्पेस भी तैयार होता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये इवेंट्स खास ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए हैं, सब ध्यान में रखना है ऐसे, बराबर ना। सम रिलेटेड भी इसकी कुछ फॉर्मूलाज आती है, मैं अभी समझाऊंगा। और आखिरी में आते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। भाई एलिमेंट्री इवेंट हम लोग किसे कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स वो कहलाते हैं कि जो इवेंट सैंपल स्पेस में आते हो, मतलब सैंपल स्पेस में जो जो आउटकम्स आते हो, हर आउटकम का अगर हम लोग एक एक सेपरेट सेपरेट इवेंट बना लें, तो वो सब सेपरेट इवेंट उसे हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, बराबर। जो भी सैंपल स्पेस में आउटकम्स मिले हैं, सपोज सैंपल स्पेस में 1 to 6 तक के नंबर्स हैं, और ये 1 to 6 तक के नंबर्स को हर एक को अगर सेपरेट सेपरेट इवेंट बना ले, 1 to 6 तक के नंबर्स हैं, उसमें इवेंट ए जिसमें नंबर 1 आता हो, इवेंट बी जिसमें नंबर 2 आता हो, इवेंट सी जिसमें 3 आता हो, इवेंट डी 4 आता है, इवेंट ई 5 आता हो, एंड इवेंट एफ 6 आता हो। जो भी टोटल आउटकम्स हैं, हर एक का अगर एक एक सेपरेट सेपरेट इवेंट बनाते हैं, तो ये सब इवेंट वो एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं, बरोबर ना। सबका सेपरेट इवेंट उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। समझ में आ रही है? ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान में आ रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव्स के लिए और आगे के क्वेश्चंस के लिए भी ये सब चीजें खास ध्यान में रखना। तो अब जैसे अगर हमने बेसिक इवेंट्स देखे ना, अब उसके बाद आता है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपकी जो पहली एक्सरसाइज होती है, वो पहली एक्सरसाइज में सब में खाली ये बेसिक इवेंट्स ढूंढते हैं, जैसे हमने रूल्स देखे उसके अकॉर्डिंग। फिर वो समझो ऑब्जेक्टिव वाइज आती है, सम्स उसके नहीं आते। अब जो एक्सरसाइज 1.2 के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आती है। मतलब आप जो भी इवेंट ढूंढ रहे हो, अब उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी ढूंढनी है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी हो कि मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से, तो उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन एक ही आती है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, पीई। पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट आ जाता है एम अपॉन एन। एम अपॉन एन ये आता है कि एम अपॉन एन मतलब, एन मतलब कहते हैं कि भाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं वो। और एम मतलब कहलाता है कि भाई जो भी हमें पूछा हुआ है, कि जो भी मेन आउटकम्स हमें फाइंड करने हैं, कि आज द आउटकम्स कहो वो, बराबर। यहां लिखते हैं, या सिंपल वे में चलो अगर कहो, कंफ्यूजन ना होना, सिंपल वे में कहो तो एन मतलब कहलाता है टोटल आउटकम्स, और एम मतलब कहलाता है पॉसिबल आउटकम्स, जो भी आउटकम्स पूछे हुए हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। अरे बस ध्यान। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन वो ये कहलाती है कि ये फॉर्मूला वाइज हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, बरोबर। कि जैसे हमने अब अगर जैसे पहले ही देखा था कि अगर एक डाइस चला रहे हैं, तो डाइस चलाते वक्त टोटल आउटकम्स हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6, कि ये 1 to 6 वो n हो गया टोटल आउटकम। वो टोटल आउटकम्स के नंबर 6 हैं,
से है ना भाई टोटल ये। अब अगर इसमें ही एक इवेंट कहे कि एक इवेंट कहलाता है कि भाई इवेंट में सपोज के इवन नंबर ढूंढ रहे हैं उसी की प्रोबेबिलिटी, या इवन नंबर बताओ कौन कौन से हैं। अभी जैसे फाइंड किया ना कि इवन नंबर ढूंढ रहे थे, वो इवन नंबर सपोज होते हैं 2 4 6। अब कहे कि इस इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी ढूंढो, तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें m और n वो दो चीजें पता होनी चाहिए। n मतलब कहते हैं कि ये टोटल आउटकम्स, n मतलब टोटल आउटकम के टोटल आउटकम कितने हैं 6 हैं, और m मतलब कहलाता है पॉसिबल आउटकम्स। जैसे अगर आपको इवन नंबर पूछे हुए हैं तो इवन नंबर की पॉसिबिलिटी कितनी है 3 है, 3 इवन नंबर होते हैं, तो m मतलब हो गया 3, m मतलब क्या हो गया 3। और फिर कहे कि इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, हम डेफिनेशन में ई लिखते हैं, ई मतलब एनी इवेंट। अब सपोज इवेंट का नाम ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मूला के हिसाब से m अपॉन एन, m अपॉन एन मतलब m पे 3 और n पे 6, कि 3 अपॉन 6 अगर कट करें तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये हमारी प्रोबेबिलिटी बता रही है। ध्यान, ठीक है ना। पहले में जो हम लोग खाली इवेंट ढूंढते थे यहां तक कि बस इवेंट बताओ, इवन नंबर कौन कौन से हैं, अब कहे कि उसकी प्रोबेबिलिटी भी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी के लिए ये m और n लिखते हैं। n मतलब टोटल आउटकम जो सैंपल स्पेस में रहते हैं, और m मतलब पॉसिबल आउटकम जो एक इवेंट में रहते हैं, और उन दोनों का डिवाइड वो हमारी प्रोबेबिलिटी है। अरे बात ध्यान, लेकिन हमेशा ऐसे सिंपल इवेंट नहीं होते ना भाई, अलग अलग तरह से भी इवेंट फाइंड करते हैं, जिसमें आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो है वो रूल्स, या बेसिक जो है वो लॉजिक के रूल्स उसके आते हैं ना प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल अगर जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए यही चीज ध्यान में रखते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हर एक इवेंट में पहले सैंपल स्पेस ढूंढ लो कि n कौन सा है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, और उसके बाद जो भी पूछा हुआ है, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके रिलेटेड पॉसिबल आउटकम ढूंढो। m पहले n ढूंढो, फिर m ढूंढो, फिर उसको फॉर्मूला में रखो। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, आपका इलस्ट्रेशन 17 देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन 17 समझना। जैसे यहाँ दिया हुआ कि बॉक्स कंटेन 20 आइटम्स एंड 10% ऑफ देम आर डिफेक्टिव, कि टोटल 20 आइटम्स हैं जिसमें से 10% डिफेक्टिव हैं। 10%, 20 में से 10% मतलब 2 डिफेक्टिव हुए ना, मतलब कि अगर हम लोग टोटल आइटम्स लिखें तो वो 20 हैं, जिसमें से डिफेक्टिव लिखें तो 10% 2 हैं, तो बाकी नॉन डिफेक्टिव, वो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे 18 होंगे, बाकी के 18 नॉन डिफेक्टिव हैं। लिखा हुआ है कि 3 आइटम्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बॉक्स, इस बॉक्स में से 3 आइटम सिलेक्ट करने हैं। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव, जो 3 आइटम सिलेक्ट करने उसमें से 2 डिफेक्टिव होने चाहिए। 2 आइटम आर नॉन डिफेक्टिव, सेकंड में पूछा हुआ है जो 3 सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से 2 नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए। एंड ऑल द 3 आइटम आर नॉन डिफेक्टिव अमॉन्ग द 3 सिलेक्टेड आइटम, या तो फिर तीनों ही नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो ये 3 अलग अलग इवेंट हैं। अब 3 इवेंट हैं, उन तीनों की प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा ढूंढ लेते हैं n, कि भाई n क्या आता है, टोटल आउटकम्स क्या, वो तो ढूंढते ही है ना। तो टोटल आउटकम्स मिलता है कि देखो टोटल 20 आइटम्स हैं, उसमें से 3 आइटम हमें सिलेक्ट करने हैं, मतलब यहाँ फॉर्मूला सिलेक्शन की, कॉम्बिनेशन की, कि टोटल 20 आइटम्स हैं उसमें से 3 आइटम्स अगर सिलेक्ट करने हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 20c3। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20c3, सिलेक्शन करना है ना, c की वैल्यू रखते हैं 20c3, 20 में से 3 हमें सिलेक्ट करने हैं। बता रही है ध्यान कि 20 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो ये c कॉम्बिनेशन का रूल तो याद है ना, शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं 20c3 मतलब 20 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई, 20 19 18, और यहाँ पे 3 को भी 3 डिजिट मल्टीप्लाई 3 2 1, फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं कि भाई अगर इसे कैलकुलेशन करें, ये 3 2 जा 6 3 जा बराबर, यहाँ हो जाएगा 19 3 जा 57 57 2 जा, तो वो हो जाएगा 1140, मतलब टोटल आउटकम्स जो है वो हमें मिलेंगे 1140। हाँ, चेक किया खाली कि ये टोटल आउटकम्स ये मिल गए n। अब जो m की वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हर इवेंट वाइज, इवेंट में जो पॉसिबिलिटी, जो चीजें पूछी गई हो उसके हिसाब से। अब जैसे इन्होंने पहला इवेंट पूछा हुआ है कि 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव, मतलब कि उसको इवेंट ए करके लिखते हैं कि इवेंट ए में
दो जो है वो डिफेक्टिव, तो मतलब अगर हमें 3 सिलेक्ट करने, मेन तो यही लॉजिक रखा करो कि आइटम तो 3 सिलेक्ट करने हैं हमें, उसमें से 2 डिफेक्टिव होने चाहिए। तो 2 डिफेक्टिव मतलब कि 2 डिफेक्टिव होने चाहिए, तो एंड 1 नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, कि 2 डिफेक्टिव तो 1 नॉन डिफेक्टिव होगा, ऐसा ही होगा ना इसमें, बराबर ना। तो अगर 2 डिफेक्टिव होंगे तो डिफेक्टिव हमारे पास कितने हैं, 2, तो 2 में से 2 ही डिफेक्टिव सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए आ जाएगा 2C2, बराबर ना। 2C2 एंड, एंड मतलब मल्टीप्लाई, ये एक रूल याद रखते हैं, आगे भी आता है लॉ ऑफ एडिशन में, और पहले भी हमेशा के लिए ध्यान में रखो कि एंड, एंड कहीं पर भी हो मतलब इवेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, और कहीं पे भी हो तो इवेंट्स का प्लस करते हैं हम लोग। एंड मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब प्लस, ये ध्यान रखना। तो भाई 2 डिफेक्टिव एंड एक नॉन डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं हमारे 18, तो 18 में से एक सिलेक्ट करना, बराबर ना। एक नॉन डिफेक्टिव तो वो 18 में से एक, मतलब इसका अगर आंसर लिखो 2C2 का आंसर 1, 18C1 का आंसर 18, तो 18 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये कौन सा हुआ, m हुआ हमारा, इवेंट का पॉसिबल आउटकम्स, ये m की वैल्यू। और फिर कहे कि भाई इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढो, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी PA वो हो जाएगा m अपॉन n, m अपॉन n मतलब हो जाएगी उसमें 18, m की वैल्यू 18, और n की वैल्यू जो हमने फाइनली फाइंड की थी ऊपर, वो n की वैल्यू 1140, ये हमारा प्रोबेबिलिटी। हाँ, फिर इसे कट होता हो तो भले कट करें, ना कट करना हो ऐसे ही रखना हो तो भी ठीक है। अरे बात समझ में, ठीक है ना। ये इवेंट मिला, इवेंट ए। फिर जैसे दूसरा इवेंट पूछे कि 2 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव, मतलब जो 3 सिलेक्ट करने हैं उसमें से 2 नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, तो एक डिफेक्टिव होना चाहिए, मतलब जो इवेंट बी होगा, वो इवेंट बी कुछ ऐसे होगा कि 2 नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए एंड एक डिफेक्टिव होना चाहिए। मतलब उसमें अगर हम पॉसिबल आउटकम्स ढूंढेंगे कि 2 नॉन डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं हमारे 18 है ना, तो 18 में से 2 का सिलेक्शन एंड मल्टीप्लाई एक डिफेक्टिव, तो एक डिफेक्टिव 2 हैं तो उस 2 में से एक का सिलेक्शन। समझ आ रही है बात है, मतलब अगर हमें 18 में से 2 का सिलेक्शन करना है, 18C2 अगर ऐसे ढूंढे तो 18 इंटू 7 और अपॉन 2 इंटू 1, ऐसे होगा ना। तो इसमें 2 से कट करें, 2 9 जा और 9 17 जा 163, बराबर, 9 17 जा 153, और इनटू 2C1, तो 2C1 का आंसर 2, और 153 इंटू 2 कितना हो जाएगा 306। तो मतलब इसके पॉसिबल आउटकम के अगर 2 नॉन डिफेक्टिव और एक डिफेक्टिव ढूंढ रहे हैं तो आउटकम 306 मिलेंगे हमें, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर कहें PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, उसमें भी वैसे ही m अपॉन n, तो m की वैल्यू ये 306 और अपॉन n की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1140, n तो ये फिक्स ही है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई 306 अपॉन 1140, समझे। और फिर जो थर्ड में पूछा हुआ कि ऑल 3 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव, कि तीनों ही नॉन डिफेक्टिव हैं, तीनों ही नॉन डिफेक्टिव, मतलब इवेंट सी ढूंढेंगे हम लोग कि 3 नॉन डिफेक्टिव हैं, तो 3 नॉन डिफेक्टिव मतलब उसमें पॉसिबिलिटी कि नॉन डिफेक्टिव 18 ही है, वो 18 में से ही तीनों सिलेक्ट करने हैं, मतलब उसमें हो जाएगा 18C3, तीनों ही नॉन डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं, 18C3। इसकी अगर कैलकुलेशन करो तो 18 17 16, 18C3, 18 को 3 डिजिट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 को भी 3 डिजिट मल्टीप्लाई, ऐसे आ जाएगी वैल्यू, बराबर। और फिर उसको अगर कट करें, जैसे 3 2 जा 6 और यहाँ पे भी 6 करें, कि 6 17 और 16, अगर मैं इसमें चेक कर दूं कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसमें कितना आ जाएगा, कि कितना 816, कि 816, 17 6 और 16, बराबर, तो आंसर 816। ये इवेंट सी के तीनों नॉन डिफेक्टिव हुए। और फिर इसकी भी प्रोबेबिलिटी कहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी m अपॉन n वो हो जाएगा कि 816 m की वैल्यू पॉसिबल आउटकम्स और अपॉन n पे टोटल 1140, बात आ रही है ध्यान, बराबर। सो इन शॉर्ट जो पहले हमने सब इवेंट ढूंढना सीखे थे ना, अब ये उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी कहे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी,
नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग कहते हैं वो वैसे कि पहले हमेशा इवेंट ढूंढ लो कि इवेंट में पूछा क्या हुआ है, फिर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढो। जो इवेंट में जो भी आउटकम्स मिलते हैं उसे हम लोग एम कहते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। और जो ऊपर टोटल आउटकम्स पहले हमने ढूंढे कि भाई इतना टोटल सिलेक्शन करना है ना, ये कंडीशन के बिना जो भी टोटल सिलेक्शन है 20 में से 3 सिलेक्ट करने दे, टोटल तो वही। फिर ये कंडीशन है कि 2 ऐसे सिलेक्ट करो, 2 वैसे सिलेक्ट करो। बिना कंडीशन के जो भी सिलेक्शन होता हो वो टोटल सिलेक्शन, उसके अकॉर्डिंग फिर ये कंडीशन वाले सिलेक्शन करते हैं, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी m/n। बात आ रही है ध्यान? तो ये चीजें ध्यान में रखना मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से। और इसी में ही कुछ जो है वो आपकी फॉर्मूला बेस्ड आती हैं। कुछ कुछ जो है वो कुछ कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। फॉर्मूला बेस्ड तो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में कहो ना, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पे है, पेज नंबर 17 उनमें ना सब फॉर्मूलाज दी गई है। कभी कभार क्वेश्चन फॉर्मूला वाइज आते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर्मूला वाइज कैसे करना है हमें। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भाई यहाँ पर पी ए दिया हुआ है 0.6, पी बी दिया हुआ है 0.5, ए इंटरसेक्शन बी 0.15 और उसके रिगार्डिंग ये फाइंड करना है। अब इसमें कोई इवेंट नहीं ढूंढना है, कोई जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सीधा ही दे दिया है, बराबर ना, डायरेक्टली आपको दे ही दिया है और उसके रिगार्डिंग ये फाइंड करना है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपकी जो पहली फॉर्मूलाज हैं वो पहली फॉर्मूला आपके पेज नंबर 17 पे है। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स रखे हैं ना उसमें सब फॉर्मूला एक साथ भी है, लेकिन अभी अगर बता रहा हूं कि आपकी पहली फॉर्मूला पेज नंबर 17 पे है कि जिसके अंदर बेसिक ये फॉर्मूला वाइज फाइंड करने होते हैं। अब जैसे कि भाई यहाँ हमें पहला फाइंड करना है ए डैश के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो ए डैश की फॉर्मूला आती है कि 1 माइनस पी ए डैश की ये फॉर्मूला आती है 1 माइनस पी ए, है ना, कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 की रहती है ना, उसमें से इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी माइनस करो तो वो ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पहले बताया था कि ए के अलावा के जो भी नंबर्स हो वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में कहते हैं। तो उसकी फॉर्मूला बनती है 1 माइनस पी ए। तो अगर फॉर्मूला में सीधा लिखें तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू 0.6, तो 1 माइनस 0.6 वो 0.4, वो डायरेक्ट आंसर, बराबर। अगर बी डिफरेंस एक है, दूसरा पूछा हुआ कि बी डिफरेंस ए ढूंढो, तो बी डिफरेंस ए की भी फॉर्मूला आप देखो पेज नंबर 17 पे सब फॉर्मूलाज लिखी हुई है कि बी डिफरेंस ए की फॉर्मूला आती है कि पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बराबर। ये उसकी फॉर्मूला है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और उसकी वैल्यू है कि भाई बी की वैल्यू है हमारी 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.15, तो 5 माइनस 15 भाई जैसे आंसर आ जाता है 0.35, बराबर। फिर जैसे कहे कि ए इंटरसेक्शन बी डैश ढूंढना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो भाई उसकी फॉर्मूला आती है कि पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश की फॉर्मूला, बराबर ना। ये सब फॉर्मूलाज हैं, याद रखना ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी, और कभी अगर 2 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आया तो ध्यान में रखना। तो भाई ए इंटरसेक्शन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की वैल्यू है हमारी 0.6 माइनस ए इंटरसेक्शन उसकी 0.15, तो 6 माइनस 15 तो वो हो जाएगा जैसे 0.45, वो उसका आंसर। और यहां जैसे कहे कि ए डैश यूनियन बी डैश फाइंड करना है, ए डैश यूनियन बी डैश, तो उसकी भी फॉर्मूला आती है कि 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, ये फॉर्मूला ए डैश यूनियन बी डैश, तो 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी दी गई है 0.15, तो आंसर आ जाएगा 0.85, बरोबर। तो ये हो गई ना वैल्यू। ये चीजें ध्यान में रखना है, जो पेज नंबर 17 पे फॉर्मूलाज हैं ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखना। ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई इवेंट एम एन नहीं ढूंढना है, डायरेक्ट फॉर्मूला रख के सॉल्व करना है। अरे बात ध्यान, तो ये चीज समझना। फिर ये जैसे देखा ना मैथमेटिकल डेफिनेशन, अब उसके बाद आता है ये कि लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपके एक्सरसाइज 1.2 में यहां तक है मैथमेटिकल डेफिनेशन के, जिसमें इवेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढना या फॉर्मूला वाइज ये सॉल्व करना ऐसे रहते हैं। फिर ये आता है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ एडिशन वो यूज होता है यूनियन और इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए। हमने पहले ढूंढा था ना यूनियन, दो को कंबाइन करना, बराबर ना, या इंटरसेक्शन दो में से कॉमन निकालना। तो वो यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए जो है वो ये फॉर्मूला आती है, वो लॉ ऑफ एडिशन में आता है, बराबर, यूनियन इंटरसेक्शन के लिए।
तो भाई लॉ ऑफ एडिशन के लिए जैसे फॉर्मूला बनती है, यूनियन की फॉर्मूला आती है कि अगर ए यूनियन बी दो इवेंट में हो, ए यूनियन बी, तो उसकी फॉर्मूला आती है कि पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बराबर, लॉ ऑफ एडिशन में ये फॉर्मूला रहती है हमारी कि अगर यूनियन फाइंड करना है वो इसके अकॉर्डिंग पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बराबर, हाँ, लेकिन अगर जो है वो ये दो इवेंट अगर एक्सक्लूसिव हुए, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव मतलब कि दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, अगर एक्सक्लूसिव इवेंट है तो फिर अगर ए यूनियन बी फाइंड करना है तो ए यूनियन बी हो जाता है उसमें पी ए प्लस पी बी, ए प्लस बी ही, क्योंकि माइनस इंटरसेक्शन वो आएगा ही नहीं, एक्सक्लूसिव है जिसमें से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है तो इंटरसेक्शन कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ क्या होगा उसमें कि पी ए प्लस पी बी। समझ आ रही है बात? ये लॉ ऑफ एडिशन में ये यूनियन इंटरसेक्शन की फॉर्मूला याद रखनी है, यूनियन की फॉर्मूला। वैसे ये दो इवेंट, कभी तीन इवेंट आते हैं कि अगर तीन इवेंट हो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो तीन इवेंट के लिए फिर फॉर्मूला बनती है कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर तीन इवेंट हो तो ये फॉर्मूला बनती है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तीनों का माइनस और ए बी सी तीनों का प्लस। और इसमें भी वही कि अगर ये एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो फिर यूनियन की फॉर्मूला आ जाती है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। समझे बात को? ठीक है, तो लॉ ऑफ एडिशन में ये चीज ध्यान में रखना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे ये बताया वैसे इसमें भी डायरेक्ट वैल्यूज होती है और फॉर्मूला रखनी है। बरोबर, या तो फिर आपको इवेंट भी पूछते हैं, इवेंट भी पूछते हैं कि भाई ए इवेंट ढूंढो, बी इवेंट ढूंढो, फिर उसके बाद जो है वो ये यूनियन का अलग इवेंट, इंटरसेक्शन का अलग इवेंट। प्रॉब्लम्स हम आते हैं ना कि उसमें उसमें जो है वो इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड करना होता है। जैसे एक एग्जांपल समझे तो क्लियर होगा थोड़ा सा। अब जैसे एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 22, इसमें ऐसे दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन ऑफ ग्रुप रीड न्यूज़पेपर X इज 0.55, the probability that he read newspaper Y is 0.69 and the probability that he reads both the newspaper X and Y is 0.27. So find the probability that the person select at random from this group, जो ये तीन इवेंट है, कि read at least one of the newspaper, second में does not read any of the newspaper, third में read only one of the newspaper। ठीक है ना? अब ये है, अब ये इसमें इवेंट ढूंढना है। अच्छा, पहले तो क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है ना वो पहले लिख दिया करो कि भाई ये दिया क्या हुआ है। अब जैसे पहले में दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप रीड अ न्यूज़पेपर X इज 0.55, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दे ही दी गई है, हमें M और N नहीं फाइंड करना है। ना होता तो M और N करके फाइंड करते जैसे पहले हम ढूंढ रहे थे। सपोज ऐसा होता है कि भाई जो है वो टोटल 10 न्यूज़पेपर है, उसमें से पर्सन जो है वो 2 न्यूज़पेपर सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें से ये n की वैल्यू लिखते हैं 10C2n, फिर m में लिखते हैं पॉसिबल के दो में से एक ये न्यूज़पेपर होना चाहिए, तो उसकी m, फिर m और n करके उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढते, जैसे अभी ढूंढा ना इवेंट की प्रोबेबिलिटी वैसे। तो इस क्वेश्चन में वो नहीं है, इसमें डायरेक्टली दे दिया है कि सपोज अगर वो x न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.55 है, तो इसे हम इवेंट a ही लेने। बरोबर ना? सपोज अगर यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ये इवेंट ए ही दिया हुआ है कि 0.55, वो न्यूज़पेपर ए पढ़ रहा है। दूसरा दिया हुआ है कि दैट ही रीड्स न्यूज़पेपर वाई इज 0.69, कि अगर वो न्यूज़पेपर वाई पढ़ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.69, तो उसे सपोज इवेंट बी ले लेते हैं कि भाई 0.69 वो अगर दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी। बरोबर ना? ये 0.69 दूसरे के लिए दिया हुआ है। और सेकंड में है दैट ही रीड्स बोथ द न्यूज़पेपर X एंड Y। अच्छा, बोथ ये क्या दिया हुआ है? तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिखी है कि ये वर्ड से याद रखना, ये वर्ड से याद रखना कि क्या दिया हुआ है, कि जब लिखा हुआ एटलीस्ट, एटलीस्ट वन ऑफ मतलब वो यूनियन का इवेंट होता है। बेसिकली स्टार्टिंग में तो बताया था कि और मतलब यूनियन होता है या प्लस होता है, और मतलब एंड अगर हो तो वो इंटरसेक्शन होता है हमारा। एंड एंड और ये तो बेसिकली रहता है
बराबर। लेकिन इसके अलावा भी ये वर्ड्स ध्यान में रखना, जब ऐसे दो इवेंट हो कि एटलीस्ट दिया हुआ है मतलब वो यूनियन है, ए यूनियन बी, बोथ ऑफ इवेंट के दोनों ही अगर आ रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन दिया हुआ है आपको, बराबर। अगर दिया हुआ नन ऑफ द एनी इवेंट, नन ऑफ एनी इवेंट मतलब ये कहलाता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए भी नहीं इंटरसेक्शन बी भी नहीं, बराबर, कि नन ऑफ द इवेंट ये, एंड ओनली वन ऑफ द इवेंट, ओनली वन ऑफ इवेंट मतलब ये कहलाता है कि अगर हम ए सिलेक्ट कर रहे हैं, ए नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं तो बी सिलेक्ट करेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब अगर ए ना हो तो बी होगा, या फिर प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश, कि अगर ए होगा तो बी नहीं होगा। समझ आ रही है बात? ये कि जब दिया हुआ ओनली वन ऑफ इवेंट तो इसे लिखते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना वो ध्यान से पढ़ना, कि अब जैसे यहां दिया हुआ है दैट द probability that he read both the newspaper X and Y is 0.27, both the newspaper की probability है, तो both मतलब वो intersection दिया हुआ है, कि intersection दिया हुआ है A intersection B के probability of A intersection B दिया हुआ है 0.27, और उसके बेस पर हमें ये फाइंड करना है। अब जैसे पहले में ढूंढना है कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर X एंड Y, एटलीस्ट वन ऑफ, कि वो कोई एक ही पढ़ेगा, कम से कम एक, या एक से ज्यादा भी पढ़ सकता है, तो एटलीस्ट वन ऑफ मतलब उसके लिए क्या हुआ, एटलीस्ट का मतलब क्या कि हमें यूनियन फाइंड करना है। और जो ये लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी उसमें इन सब की फॉर्मूलाज आती है, जैसे यूनियन की फॉर्मूला अभी बताई मैंने, बराबर। यहाँ एटलीस्ट मतलब यूनियन फाइंड करना है, ये वर्ड्स ध्यान में रखना कि भाई यूनियन ढूंढना है तो यूनियन की फॉर्मूला आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो उसकी फॉर्मूला है कि पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो उसकी फॉर्मूला में ही भाई ए की वैल्यू 0.55, बी की वैल्यू 0.69 और ए इंटरसेक्शन बी तो वो 0.27, ऐसे हो जाएगा ना। जो तीनों का अगर प्लस करे तो कितना हो जाएगा, करीबन 0.9, ये यहाँ हो जाएगा ना कितना के 4 एंड 2 42, तो 42 इसमें प्लस करे तो 0.97, कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.97 रहेगी। अरे बात ध्यान, ये अब दूसरा जो पूछा हुआ है कि डज नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, कि वो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कि ना वो एक्स पढ़ेगा ना वो वाई न्यूज़पेपर पढ़ेगा, तो कोई भी नहीं पढ़ेगा तो उसको ऐसे कहते हैं कि नन ऑफ द एनी इवेंट, नन ऑफ एनी इवेंट, कि कोई भी नहीं, ना वो ये पढ़ेगा ना वो पढ़ेगा, नन ऑफ इवेंट, तो उसके लिए ये सिंबल आता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो मतलब दूसरे में जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो ये आएगी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बराबर। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश इसका मतलब क्या, तो इसकी फॉर्मूलाज हमने पेज नंबर 17 पे देखी, भाई पहली एक्सरसाइज का भी तो रिपीट होगा ना यार, पेज नंबर 17 पे इसकी फॉर्मूला देखी थी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो उसकी फॉर्मूला आती है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला रहती है 1 माइनस ए यूनियन बी, तो 1 माइनस ए यूनियन बी मतलब 1 माइनस ये यूनियन, सपोज यहाँ ढूंढा था हमने 0.97, तो 1 माइनस 97 तो उसकी फॉर्मूला यहाँ उसकी वैल्यू 0.03, जो दिया हुआ है कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। समझ रहे हैं? यहाँ थर्ड में दिया हुआ है रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर एक्स एंड वाई, कि एक्स वाई में से कोई एक ही न्यूज़पेपर पढ़ेगा, मतलब अगर वो एक्स पढ़ेगा तो वाई नहीं पढ़ेगा, वाई पढ़ेगा तो एक्स नहीं पढ़ेगा, बराबर। ये उसे कहते हैं ना ओनली वन ऑफ द इवेंट, कि अगर वो एक्स पढ़ रहा है तो वाई नहीं पढ़ेगा, अगर वाई पढ़ रहा है तो एक्स नहीं पढ़ेगा, बराबर। मतलब उसको ऐसे लिखा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब अगर ए नहीं पढ़ रहा है तो वो बी पढ़ेगा, या प्लस प्लस के ए इंटरसेक्शन बी डैश, कि अगर वो बी नहीं पढ़ रहा है तो ए पढ़ेगा, डैश मतलब वो अगर नहीं रीड कर रहा है तो दूसरा वो रीड करेगा, इसे कहते हैं ना कि ओनली वन ऑफ देम, ये वर्ड्स और उसकी ये वैल्यू याद रखना। और अगर इसमें देखें तो इसकी फॉर्मूला आती है, अब ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो इसकी भी फॉर्मूला है जो पेज नंबर 17 पे आपने देखी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो उसकी फॉर्मूला आती है कि पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये इसकी फॉर्मूला पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो उसकी फॉर्मूला आती है कि पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला से याद रखना भाई। और अगर इनके हिसाब से वैल्यू रखें कि जैसे b माइनस ए इंटरसेक्शन b, तो b की वैल्यू है हमारी 0.69 माइनस ए इंटरसेक्शन b, उसकी वैल्यू है 0.27,
और प्लस ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की वैल्यू 0.55 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, उसकी वैल्यू 0.27। मतलब अगर इन दोनों का माइनस करें, यहां माइनस करें तो कितना बचेगा कि 69 में से 27 जाएंगे तो 0.42 एंड प्लस 55 में से 27 जाएंगे तो वो 0.28, ये हुआ ना। और अगर दोनों को प्लस करें तो 6 एंड 7 0.70, कि अगर वो कोई एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा है कि अगर x पढ़ेगा तो y नहीं, y पढ़ेगा तो x नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी ये। अरे भाई बात ध्यान, ठीक है ना, कि जो लॉ ऑफ एडिशन और प्रोबेबिलिटी, उसमें यूनियन इंटरसेक्शन के ये रूल्स याद में रखना भाई। देखो सम्स बहुत सारे हैं, एक ही वीडियो में सब कवर नहीं होंगे, इसलिए मैं थियरी बता रहा हूँ। और कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है वो सब नोट्स रखे हैं, उसे भी ध्यान से पढ़ना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताओ, हम उसे ट्राई करते हैं फिर। अरे बात ध्यान, तो चलो इसे समझना। फिर उसके बाद दूसरे ये आते हैं इंडिपेंडेंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में समझे अब। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे कहते हैं कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो कहलाती है कि जब कोई दो इवेंट्स दिए गए हो, उन दो इवेंट में कोई एक इवेंट दूसरे इवेंट की कंडीशन पे तैयार होता, मतलब अगर ये इवेंट होगा तो ही दूसरा इवेंट होगा, तो उसे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा। हम सिंपल एग्जांपल हमेशा देते हैं कि अगर बारिश होगी तो खेती होगी, तो खेती होना वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई कि बारिश होगी तो ही वो खेती होगी, नहीं तो नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर्मूला वाइज का हो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये आती है कि सपोज इवेंट ए अंडर द कंडीशन ऑफ इवेंट बी, ये जो है वो स्लैश कहते हैं ना, वो कंडीशन कहते हैं कि सपोज इवेंट ए अंडर द कंडीशन ऑफ इवेंट बी, तो उसकी फॉर्मूला आती है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, बराबर। या फिर कहते हैं कि इवेंट बी अंडर द कंडीशन ऑफ इवेंट ए, ये बी स्लैश ए जो कहते हैं हम लोग कि इवेंट बी अंडर द कंडीशन ऑफ इवेंट ए, कि इवेंट बी तभी होगा जब इवेंट ए होगा, बराबर। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो उसकी फॉर्मूला आती है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन इवेंट ए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसके क्वेश्चन इजी होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन, पर उसके क्वेश्चन इजी रहते हैं कि उसके क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट इफ और देन करके सेंटेंस दिया गया होता है कि इफ दिस कंडीशन देन दिस इवेंट, कि अगर ये ऐसा हुआ तो ये इवेंट होगा। बाबा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ज्यादातर ये होता ही है, या तो ऐसा लिखा हुआ होता है कि दिस इवेंट हैपन्स अंडर द कंडीशन ऑफ दिस इवेंट, बराबर ना, ऐसा होता ही है ये। अब जैसे एक एग्जांपल देखें कि आपका इलस्ट्रेशन 27 है, सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया हुआ अ बैलेंस कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, इफ द फर्स्ट कॉइन if the first toss of the coin show the head, then find the probability that getting head in both the tosses, बराबर। देखो यहाँ if और then, if दिया गया हो सेंटेंस में, मतलब कंफर्म कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ही आएगा कि if this event then this event, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बराबर। अब जैसे दिया हुआ है कि इफ बैलेंस कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अब कुछ भी हो, कोई भी इवेंट हो, सबसे पहले तो अगर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है, जैसे पहले पता है कि हमने न्यूज़पेपर वाला जो एग्जांपल देखा था उसमें सीधी प्रोबेबिलिटी दी गई थी 0.55 0.63 सीधा था, इसमें तो कोई नंबर दिए ही नहीं हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पहले हमें इवेंट ढूंढने पड़ेंगे, सैंपल स्पेस ढूंढना होगा, एम करके इवेंट ढूंढने होंगे, बराबर। कि जैसे अगर जो है वो एक कॉइन दो बार चलाया हुआ है ट्वाइस, तो मतलब उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस अगर कहो कि दो बार अगर इवेंट कॉइन चला रहे हैं, तो या तो दोनों हेड होंगे या तो दोनों टेल, या फर्स्ट हेड और टेल या फर्स्ट टेल और हेड, मतलब उसमें एन टोटल आउटकम्स 4 मिले ना। एक पहले भी एग्जांपल देखा था, उसमें जो है वो सिलेक्शन से ढूंढ रहे थे 8C3 10C3 ऐसे करके सिलेक्शन से फाइंड कर रहे थे। यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं है, सीधा दिया कॉइन को दो बार चलाओ तो उसमें टोटल आउटकम्स ये होंगे, बराबर। अब यहाँ पर जो आपको इफ और देन करके सेंटेंस होता है ना, कि इफ, जैसे इसमें सेंटेंस है कि इफ द फर्स्ट टॉस ऑफ द कॉइन शो हेड, कि इफ फर्स्ट शो हेड देन क्या पूछा हुआ है, देन बोथ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग हेड इन बोथ द टोजेस, देन हेड इन बोथ टोजेस। इफ और देन की कंडीशन हो ना, तो इफ और देन करके दो सेंटेंस होते हैं, उन दोनों सेंटेंस में हमेशा इफ उसे इवेंट ए लेंगे,
देन उसे इवेंट बी लेंगे, या भले इसे इवेंट ए इसे इवेंट बी लो, कोई भी लो, पर इन दोनों को दो इवेंट मानेंगे और उन दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पहले। इफ और देन करके कभी भी सेंटेंस हो तो इफ और देन को दो इवेंट मान के उसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे। अब जैसे इफ में दिया हुआ फर्स्ट शो हेड, बराबर, उसे अगर इवेंट ए मान ले कि सपोज इवेंट ए है कि भाई फर्स्ट पहला नंबर हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो अब जो टोटल 4 हैं उसमें पहले में हेड आते हो ऐसे कितनी आंसर हैं, तो पहले में हेड आता उन ये 2 है, 2 आंसर ऐसा है ना कि जिसमें पहले में हेड आ रहा है, मतलब कि ये एच एच और एच टी। इफ में वही है ना फर्स्ट शो हेड के पहले में हेड आता हो, ऐसे ये 2 हैं, बराबर ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो तो ये m इक्वल टू 2 हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी वाइज पी ए वो m अपॉन n, जैसे पहले ढूंढते ही थे मैथमेटिकल डेफिनेशन कि m अपॉन n हो जाएगा 2 अपॉन 4, बराबर, m पे 2 और n पे 4, आंसर 1 अपॉन 2। ये इवेंट ए मान लिया। फिर जो धैन का है, धैन है कि हेड इन बोथ टोजेस, उसे इवेंट बी मान ले कि इवेंट बी के हेड इन बोथ टोजेस, दोनों वक्त हेड आता हो उसमें, तो दोनों वक्त हेड आता हो ऐसे कितने आउटकम्स हैं, तो ऐसे ये 2 ही हैं, सॉरी ये एक ही है कि जिसमें ये दोनों हेड आते हैं, तो ऐसे कितने हैं, ये एक ही है कि जिसमें दोनों हेड आते हो। समझ में आ रही है, मतलब इसमें जो है वो m की वैल्यू कौन सी हुई, 1 हुई, m की वैल्यू क्या कहलाई यहाँ पे 1, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी अगर ढूंढें कि पी बी, तो वो m अपॉन n हो जाएगा 1 अपॉन 4, ये m और ये n पे 4, बराबर। जब भी इफ और देन हो उन दोनों को दो इवेंट मानेंगे, इवेंट ए और इवेंट बी, और इसके बाद बिना कहे, क्वेश्चन में हो कि ना हो, बिना कहे दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढते हैं, क्योंकि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चाहिए ही हमें इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसलिए एक इवेंट यहाँ पे बिना कहे ढूंढना पड़ता है, वो इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। समझ आ रही है बात, ये जो है ना इफ और देन को दो इवेंट मान लिया, अब दोनों का इंटरसेक्शन भी। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, अब सुनना ध्यान से कि दोनों में कॉमन हो वैसा, कि जैसे ये दो इवेंट लिए, दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, तो दोनों में देखो कॉमन ये आ रहा है ना एच एच, ये एक इवेंट कॉमन है, बराबर, तो यहाँ कॉमन लिखेंगे। और सपोज अगर कॉमन हो ही ना तो इंटरसेक्शन पे क्या लिखोगे, जीरो, तो यहाँ फॉर्मूला में जीरो ही आ जाएगा। नहीं भाई, अब यही पॉइंट आता है कि जब अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो वो दोनों इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। एक्सक्लूसिव इवेंट जैसे कहते थे उसी की तरह ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फिर से सुनना कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मतलब वो दो इवेंट ए और बी इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाए। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अगर कभी भी हमें ये ढूंढना है ना ए इंटरसेक्शन बी, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में हमेशा पी ए इंटू पी बी करके हम लोग इंटरसेक्शन ढूंढते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके। इंटरसेक्शन ढूंढना तो हमेशा कैसे ढूंढेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके ढूंढेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सिंपल वे में कहो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जब भी आप सम कर रहे हो, तो उसमें ए और बी उसका इंटरसेक्शन जरूर ढूंढते हैं। अगर इंटरसेक्शन डायरेक्ट कॉमन निकल रहा है तो ठीक है, नहीं कॉमन निकल रहा है तो दोनों के आंसर का मल्टीप्लाई करके ढूंढते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया हमारा। समझ आ रही है बात, तो दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटरसेक्शन बी करके, समझे ना। तो मतलब यहाँ तो कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो सीधे ही लिखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, एच एच कॉमन, मतलब उसमें भी m इक्वल टू द 1 ही, एक ही इवेंट कॉमन है, और एक ही कॉमन मतलब उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b, तो उसे हम लोग देखते हैं m अपॉन n, मतलब के 1 अपॉन 4। ये तीन इवेंट हर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ढूंढते ही ढूंढते हैं, ए बी और उसका इंटरसेक्शन, और फिर उसके बेस पर हम लोग प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं कि ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी ढूंढना है कि बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए ढूंढना है, ए अंडर द कंडीशन बी के बी अंडर द कंडीशन ए, क्या ढूंढना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो देन वाला सेंटेंस है ना, वो देन वाले सेंटेंस को जो आपने इवेंट माना हो वो इवेंट पहले गिनते हैं। कि आपने देन वाला सेंटेंस गिना था बोथ हेड एंड बोथ टोजेस, तो हेड एंड बोथ टोजेस उसको आपने क्या माना था, उसको ये माना था ना इवेंट बी, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए। अगर आप इसे ए मानते इसे बी मानते, तो देन वाला सेंटेंस जो होता ना उसे पहले लिखते ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी। बात आ रही है समझ में, ये चीजें ध्यान में रखना भाई,
कि भाई देन वाला जो भी सेंटेंस हो उस सेंटेंस को हमें पहले लिखना है, कि देन वाले को अगर इवेंट बी माना है तो उसे पहले लिखना है, बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए, बराबर ना, कि भाई अगर बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए तो उसकी फॉर्मूला लिखें ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी, उसका आंसर क्या ढूंढा हमने, 1/4 अपॉन पी ए। तो ए का आंसर क्या था हमारा 1/2, 1/4 डिवाइड बाय 1/2। अच्छा, अब इसका डिवाइड कैसे करते हैं, डायरेक्ट कट मत करना, बहुत स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। तो जो नीचे वाला नंबर हो ना उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग। रेसिप्रोकल मतलब ऊपर का नंबर 1/4 और इंटू नीचे का नंबर रेसिप्रोकल कर दो तो 2/1, बरोबर। ऐसे हमेशा किया करो कि भाई 1/4 और डिवाइड का मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल, फिर उसको कट करो 2 2 जा तो आंसर मिलेगा 1/2। ये हमारा आंसर हुआ, समझे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ध्यान देना, इफ और देन के सेंटेंस होते हैं और हमेशा ये तीन इवेंट ढूंढने पड़ते हैं, इवेंट ए, इवेंट बी और इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन दोनों के कॉमन से नहीं निकल रहा है, दोनों के कॉमन से अगर ना निकलता हो तो इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई करके ढूंढते हैं, क्योंकि अगर दोनों में कॉमन नहीं निकल रहा है फिर भी इंटरसेक्शन चाहिए तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में दोनों के मल्टीप्लाई से उसका इंटरसेक्शन मिलता है। समझ आ रही है बात है, क्योंकि इंटरसेक्शन तो चाहिए ही हमें फॉर्मूला में, वो कंफर्म ध्यान में रखना, पक्का रहेगा ध्यान में। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एंड फाइनली आता है हमारा स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो सबका मिक्सचर, वो सिंपल कहलाता है। स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मतलब कि आपको कोई स्टेटिस्टिकल डेटा दिया गया होता है और उसके रिगार्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होती है, जैसा इवेंट आपको पूछा हुआ हो। जैसे कि एक इलस्ट्रेशन 36 देखते हैं हम, आपके वही ये टेबल दिया हुआ है। द सैंपल डेटा ऑब्टेन अबाउट द मार्क्स स्कोर्ड बाय द लार्ज ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कि कोई 100 मार्क के एग्जाम है और उसमें कितने कैंडिडेट्स ने जो है वो एग्जाम दी है और उसके रिगार्डिंग कितने मार्क्स आए हैं उसका ये डेटा दिया हुआ है, कि 20 और कम मार्क्स लाने वाले जो है वो 83 कैंडिडेट्स हैं, मतलब 83 ऐसे लोग हैं जिसके 20 से भी कम मार्क्स आए हैं। 20 से 40 के बीच में इतने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, 40 to 60 के बीच, 60 to 80 और 80 to 100 के बीच में, ऐसे दिया हुआ है ना। और इसके रिगार्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, कि जैसे पहले में दिया हुआ है कि भाई लेस देन 41 मार्क्स, फिर दूसरा मोर देन 60 मार्क्स, बिटवीन 21 to 80, ऐसा है ना। ये स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हुई कि जिसमें कोई डेटा के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, और इसमें सिंपल होता है कि आपको सब नंबर यहाँ पे होते ही हैं, हमें ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो फॉर्मूला तो वही m और n। तो पहले तो n डिसाइड कर लेते हैं कि टोटल क्या है, यहाँ टोटल मार्क्स नहीं, जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि भाई टोटल स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स जो है वो 40 से ज्यादा, लेस देन 40 या लेस देन 60 ऐसे दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं, हमें स्टूडेंट ढूंढने, तो इसलिए n की वैल्यू लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं वही टोटल में लिखना होगा ना, टोटल मार्क्स की थोड़ी प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, टोटल स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। तो टोटल कैंडिडेट्स अगर कर लें तो भाई ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उन सब का टोटल, तो इन सब का टोटल लिखो, तो यहाँ मैंने लिख ही दिया है कि 1191, ये हमारी n की वैल्यू हुई। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इवेंट ढूंढते हैं कि भाई जैसे सपोज इवेंट ए अगर लिखें तो इवेंट ए में पूछा हुआ है कि लेस देन 41 मार्क्स, तो 41 मार्क्स से कम, अब 41 से कम देखो तो 41 से कम ये दोनों आते हैं, बराबर ना। अब देखो 20 और ये 21 से 40 है, यही हुआ ना, 41 से कम गिनो तो ये दोनों टोटल हो जाएगा ना, 41 से कम ये दोनों ही जो है वो डेटा रहेंगे। मतलब उसमें इवेंट ए में अगर m कहें, फॉर्मूला वाइज तो m अपॉन n ही चाहिए, तो अगर m कहें तो m में इन दोनों का टोटल हो जाएगा 83 प्लस 162, और 83 और 162 करें तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 245, ये हो जाएगा ना 245। तो ये उसके m की वैल्यू है कि लेस देन 41 मार्क्स वाले कितने कैंडिडेट्स हैं, तो 245, और उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है पी ए, तो m अपॉन n कि 245 अपॉन 1191, ये हुआ ना। प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही ढूंढते हैं ना m अपॉन n करके। फिर वैसे ही कि अगर इवेंट b के लिए कहें, इवेंट बी, तो इवेंट बी में दूसरे में पूछा हुआ मोर देन 60 मार्क्स, 60 मार्क्स से ज्यादा आता है, तो ये जो 41 to 60 है उससे ज्यादा, तो 60 से ज्यादा वाले ये दोनों है कंडीशन, 60 से ज्यादा वाले वो ना, मतलब उसमें अगर m की कंडीशन कहें तो 326 और 124, ये दोनों कंडीशन हुई। अगर इन दोनों का प्लस करें तो इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 4 5 एंड 0, 450, ये हुआ ना कि 60 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले ये दोनों हैं, तो 450, और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी कहेंगे पी बी,
तो m अपॉन n वो हो जाएगा 450 अपॉन 1191, बराबर। ये इवेंट बी में हुआ कि भाई 50 से ज्यादा 60 से ज्यादा जो मार्क्स थे। और फिर इवेंट सी पूछा हुआ है कि इवेंट सी अगर कहें कि जिसमें दिया हुआ है मार्क्स फ्रॉम 21 टू 80, कि 21 से 80, तो ये 21 से शुरू हो रहा है और 80 तक, 80 से ज्यादा नहीं जाना है। तो 21 से 80 ये तीनों हो जाएंगे कि 162, 496 एंड 326। ये तीनों मतलब कि m इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन तीनों का प्लस करें तो 12 और 14 ऊपर 1, 10 और ये 18 ऊपर 1, और 5 और 6 एंड 3 9, 984। मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी सी में m अपॉन n के 984 अपॉन 1191। ये हमारा आंसर, बराबर ना। ये स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन हुई कि जिसमें आपको ये डेटा दिया गया होता है, उसके रिगार्डिंग जो पूछे ना वो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है डेटा पर से ही। समझ आई बात है? तो सब प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे फाइंड करने हैं, बेसिक ओवरव्यू क्लियर होगा ना हर एक के बारे में। तो ध्यान से समझना बेटा, ये चैप्टर अच्छी तरह से रिवाइज करो। अगर आप एग्जाम में ये चैप्टर काउंट कर रहे हो तो अच्छी तरह से सब सम काउंट करो। कुछ ना ध्यान में आता हो तो मुझे कमेंट में बताओ। फिर जो आगे के चैप्टर के रिविजन्स हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।